माय डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं 2023 के लिए बीई कोड। अगर आपने बाकी कोड नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लेना, ताकि आप लोग जो है एग्जाम में पूरा का पूरा परफॉर्म कर पाओ। यहाँ पर देखिए, ये वाले कोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनको जरूर देख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर बीए आपने नहीं देखा है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं कोड में से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। बीए मैंने डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको देख लेना। बीबी कोड भी मैंने डाल दिया है, बीसी कोड करवा दिया है, बीडी कोड करवा दिया है, बीई आप देख रहे हैं और बीएफ इसके बाद आने वाला है। तो ये सारे कोड को जो देखेगा उसका 100% रिजल्ट आ जाने वाला है। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की, तो उसी क्वेश्चंस के ऊपर हम डिपेंड हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, मैंने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो हम माध्यम बना लेते हैं। मान लीजिए एक माध्यम ये है, ठीक है। अब दो माध्यम लेंगे, एक माध्यम सघन लेंगे, एक विरल लेंगे, और एक विरल लेंगे, एक सघन लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज, आपको जो चीज है आपको समझना है, बस केवल समझने से आपका काम हो जाएगा। मैं ले रहा हूं पहली वाली कंडीशन, और दोनों में अभिलंब होता है, सभी को पता होगा कि लंब होता है। तो यहाँ पर मैं लंब भी डाल लेता हूँ कि ये मान लो ये अभिलंब है, 90 डिग्री बनाता है, ये भी लंब है, 90 डिग्री बना रहा है। अब आपकी जो भी किरण आएगी यहीं पे आएगी, इसके इस सेंटर पॉइंट पे आएगी। तो माना जाए कि यहां से कोई किरण आ रही है, ठीक है, यहां से इस तरफ से, इस तरफ से ऐसे कोई किरण आई, तो इसको मैंने बोला कि ये किरण जो है इस तरह से आ गई, इसका रूट जो है इस तरह से आया। अब ये आया और यहाँ से फिर क्या होगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। अब निकल जाएगा तो या तो ये अभिलंब से कम डिस्टेंस बनाएगा या ज़्यादा बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ ये कम बना रहा है, तो यहाँ पर जो है छोटा एंगल बना लेते हैं, एक छोटा सा एंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर मैंने इस एंगल को बनाया ना, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये लो, तो ये एंगल और बड़ा हो गया। अब यहाँ पे जो अब हम एंगल बना रहे हैं ना, इसको छोटा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ बता रहा हूँ उसको समझिए बस, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे देखिए, ये किरण जो है ना इस तरह से आई और यहाँ से इस तरह से निकल गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं, ये वाला, ये आई है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल बनता है लंब के साथ में, इसको बोलते हैं हम आर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे ये क्या है, आपका विरल है, इसको हम बोल रहे हैं विरल माध्यम है। और ये वाला नीचे वाला जो माध्यम है ये सघन माध्यम है, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पे सघन ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेंगे नीचे वाला विरल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए, सघन में हम क्या करते हैं, एंगल को फिर से चेंज करते हैं, अपने आप चेंज हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है, ये देखिए, ऐसे आया आपका आई, ठीक है। और जो आर होगा ना, वो कुछ इस तरह से जाएगा और ज़्यादा बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए, आई छोटा है और यहाँ पे जो ये आर है ना, ये बड़ा हो चुका है, एंगल बड़ा हो चुका है। यहाँ पे देखिए, आई बड़ा था, छोटा है आर। यहाँ पे आई, इस वाले कंडीशन में आई जो है क्या है, ये आपका बड़ा है आर से। इस कंडीशन में देखिएगा, आई जो है आपका वो छोटा है आर से, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस दिख गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होगा। यानी कि अपवर्तन कोण का मान जो है ये बोला है इसमें कम होगा, और अपवर्तन कोण का मान कम होगा, आपतन कोण का ज्यादा होगा, ठीक है। ज्यादा बोल रहा है, आपतन कोण ज्यादा होगा। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा ना, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम है, तो अपवर्तन कोण तो कम हो गया और आपतन कोण ज्यादा हो गया। अब ये बताइए, इसमें आपतन कोण कौन सा होता है और अपवर्तन कोण कौन सा आता है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए, जो आपका ऊपर वाला जो कोण होता है आई वाला, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। ये जो हमारा कोण है ये वाला, ये बोलेगा आपतन, आपतन कोण, ठीक है। और जो नीचे वाला ये वाला आपको कोण दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे हम अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अब देखिए, यहां पे बोल रहा है अपवर्तन कोण का मान कम है, यानी कि अपवर्तन, मैं बोलूं अपवर्तन कोण कम है किससे, आपतन कोण की तुलना में। तो आपतन कोण ज्यादा है, इसका मतलब आपतन कोण। अब देखिए यहां पर किस कंडीशन में ये आ रहा है कि अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब हो गया आपका कि आर जो है ये कम है किससे, आपतन यानी कि आई से। किस कंडीशन में है आप देख सकते हैं यहाँ पर,
देखिए ध्यान से, मैंने आपको दोनों कंडीशन बताई, एक कंडीशन ये रही और एक कंडीशन ये रही पहले दोनों डायग्राम की। अब आप समझ चुके होंगे कि हमारा जो आई है वो छोटा है इसमें किससे, आर से। और यहाँ देखिए आई जो है ये बड़ा है हमारे आर से, यही बोल रहा है ना, आर से बड़ा हो आई, तो आई जो है आर से बड़ा है, यानी कि विरल से सघन में जाते हैं तो आई हमारा बड़ा होता है आर से, यानी कि विरल से सघन माध्यम में हम जाएंगे तो हमारा जो है आंसर ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि आप अपवर्तन कोण का मान जो है, ये देखिए अपवर्तन कोण ये है, अपवर्तन कोण ये है, इसका मान देख रहे हो आप, छोटा एंगल बना हुआ है तो कम है किससे, आपतन कोण से ये कम है, तो यानी कि हम बोलेंगे आई जो है वो ज़्यादा है आर से। इसका मतलब ये विरल से किस में जा रहा है, सघन में जा रहा है, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपको निकालनी है। तो हमें पता है वक्रता त्रिज्या और एफ में जो संबंध होता है, एफ बराबर सी बटे 2 होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बटे में 2 होता है, सी बटे में 2 होता है, एफ का मान जो होता है सी बटे में 2 होता है। यहाँ पे हमारे को जो फोकस दूरी एफ का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, एफ का दे रखा है, तो एफ की जगह हम 10 रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं सी बटे 2। सी का मान मुझसे क्या पूछा है, उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पर 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणा में 2 बराबर सी, यानी कि यहाँ से सी का मान जो मेरे को देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है मेरे को 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कांच का अपवर्तांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तांक जो है वो अधिकतम कैसे होगा, तो ये हमको पता होना जो आपका दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक जो तरंग दैर्ध्य जिसको हम लैम्डा से बताते हैं, लैम्डा जो है ना ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 में वेलोसिटी यानी वेग के इसके बराबर, ठीक है, ध्यान रखोगे आप, लैम्डा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v होता है। और अपवर्तांक जो होता है, अपवर्तांक जो है n होता है, तो n जो होता है ना ये इसको n से डिनोट करते हैं अपवर्तांक को, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चाल के, और चाल जो होता है ना वो होता है 1 में तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा के, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, हमसे पूछा क्या, अपवर्तांक यानी कि n की बात पूछ रहा है, लैम्डा तो मैंने आपको ज्ञान के लिए बता दी, लेकिन ये ध्यान रखना लैम्डा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v के वेग के, वेग होता है, ये वेग होता है और ये तरंग दैर्ध्य होता है। वेग जितना ज्यादा होगा उतना लैम्डा का मान, नीचे वाले से नीचे वाला जब हम भाग देते हैं तो भाग वाला जितनी संख्या नीचे वाली बड़ी होती है उतना ही आंसर कम आता है, तो हमारा जो लैम्डा है वो कम आ जाएगा। और यहाँ पर भी लैम्डा जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो है n कम आएगा, तो लैम्डा का मान सबसे ज़्यादा जब होगा तभी हमारा क्या है, कम आएगा। और ये किस में होता है, तो ये जो हमारा मान होता है ना ये किस में होता है, प्रकाश का अपवर्तांक नीले रंग के लिए, अगर आपने प्रिज्म नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, उसमें नीले रंग, और नीला रंग तो है नहीं, तो नीले से जस्ट ऊपर देखोगे आप तो बैंगनी रंग आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैंगनी रंग के लिए जो है अपवर्तांक जो है अधिकतम होता है, ठीक है। अधिकतम कब होगा, एन का मान कब होगा, जब लैम्डा का मान ज़्यादा होगा, और लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य किसकी ज़्यादा हो जाएगी, आपकी बैंगनी रंग की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है इसमें जो है लैम्डा का मान जो है हमारा क्या हो जाएगा, यह कम होगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे लैम्डा कम होगा तो तरंग, ये जो हमारा अपवर्तांक है, जो अपवर्तांक जो है ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अधिक कब होगा, जब लैम्डा कम होगा, तो ये लैम्डा का मान जितना कम होगा उतना n की ज़्यादा मान निकलेगा, जितना v का मान कम होगा उतना ही ज़्यादा लैम्डा का मान निकलेगा। ये चीज़ मैंने आपको स्पेशल बताई है, बाकी n का हमसे पूछा है तो हमने n का बताया कि लैम्डा का मान जितना कम होगा उतना ही n का मान निकलता है ज़्यादा, और ज़्यादा का मतलब होता है अपवर्तांक अधिक होना, n को हम डिनोट करते हैं अपवर्तांक से, जो बैंगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है। आपके घर के टीवी में एक एलईडी जानते हो ना, वो जो लाल कलर का जो छोटा सा एक जलता रहता है, जब तक आप मेन स्विच बंद नहीं करोगे तब तक वो एलईडी जलता रहेगा, भले ही आप रिमोट से टीवी बंद कर दो लेकिन लाल कलर की एक लाइट जलती रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे पूछ रहा है कि लाल कलर का जो आपके घर के टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट है,
ठीक है, उसका इंडिकेटर जो है उसका दे दिया उसने 0.75 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर दिया हुआ है। और यहाँ पे आंसर भी जो है आपका मिली में ही है, मिली वॉट मिली वॉट मिली वॉट मिली वॉट। तो इसको हमको एम्पियर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर में भी हमारे पास मिली मिली है। तो इसलिए हम ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेंगे कि भैया इसमें क्या हो गया क्या नहीं हुआ, गलत सलत कुछ भी करने की जरूरत हमें नहीं है। तो चलिए इसको हम देखते हैं और इसका आंसर क्या होगा। इसको समझिए कि इसमें दिया क्या गया है। सबसे पहले लिखते हैं V जो हमारे को दिया गया है, ये दिया गया है 0.75 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज हमारे को दिया हुआ है और यहाँ पे 100 मिली एम्पियर। जब भी एम्पियर की बात आ जाए ना, एम्पियर में जो होती है हमारी धारा होती है। तो यहाँ पे हमारे को I का मान दिया हुआ है, वो दिया है 100 मिली एम्पियर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे शक्ति की बात कर रहा है ना, शक्ति। तो शक्ति क्या होती है, शक्ति जो होती है ना ये वोल्ट गुणा में धारा होती है। मैं बोलूँ शक्ति यानी कि पावर जो होती है, ठीक है, पी से हम डिनोट करते हैं, शक्ति जो होती है वो V इंटू आई होती है, वोल्ट इंटू धारा होती है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर V इंटू आई हो जाएगा। V मेरे को दे रखा है 0.75 इंटू में आपका 100। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर में मिली है इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। अब इसको गुणा करेंगे तो जैसे ही आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 75। ठीक है, और V कितना है, V आपका वोल्ट में है और ये मिली एम्पियर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि ये जो मिली एम्पियर यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वोल्ट, देखो ध्यान से, वोल्ट जो है V में ही है, इसका यूनिट V है और इसकी यूनिट MA है। ठीक है, MA है। और जब हम क्या करते हैं, जब हमारा वोल्ट और एम्पियर जो गुणा होता है तो ये हमारा किस में बदल जाता है, वॉट में। तो वोल्ट और एम्पियर बदल गया वॉट में, तो बचा क्या, मिली, तो मिली वॉट हो गया। तो यहाँ पर MW यहाँ पे लग जाएगा, MW। अब देखिए 75 MW कहाँ पर है, तो पहले ही ऑप्शन में करेक्ट है, हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के पार्श्व श्रम में संयोजित हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया इसने। यानी इसने बोला है कि सारे के सारे, पार्श्व का मतलब होता है समानांतर, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये आपका पैरेलल है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हम इसमें इसको सर्किट बनाएं तो ये सर्किट में एक पहला ये है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। चारों इस तरह से जुड़े हुए हैं किसी सर्किट के माध्यम से। ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए हैं और सबका कितना है, 4 ओम का, ये भी 4 ओम का, ये भी 4 ओम का, ये भी 4 ओम का और ये भी 4 ओम का। 4 ओम के प्रतिरोध जो है एक दूसरे से पार्श्व यानी पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं। समांतर का मतलब होता है कि 1/R के रूप में तुल्य मानते हैं हम। तुल्य जो होता है वो 1/R होता है। 1/R का मतलब हो गया 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/4 है, तो चारों कर लेंगे, 1/R3 प्लस में 1/R4, 1 में सब कुछ कर देंगे। तो यहाँ पे 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। पहले वाले का 4 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 4 है, चौथे का भी 4 है, सभी को 4 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक है, सब में एलसीएम सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे एलसीएम तो सेम आ जाएगा 4 और ऊपर वाले 1 2 3 और 4, चारों के चारों जुड़ जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो हम देखेंगे कि 1 में R इक्वल्स टू 1/1 आ गया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 1 ओम जो है इसका आंसर आ गया। रेजिस्टेंस जो मिला हमारे को, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 ओम मिला। ठीक है, छठे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैद्युत मोटर। अब वैद्युत मोटर का नाम लिया है तो ये वैद्युत मोटर मतलब होता है वैद्युत से चलता होगा, यानी विद्युत से चलता है, ये बिजली से चलता है। और बिजली से चलने वाली चीज जो है विद्युत से क्या बनाएगी, यांत्रिक बनाएगी। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है विद्युत मोटर। ठीक है, आज ये 7वें प्रश्न पे, अम्लीय वर्षा होने का कारण है कि, देखिए अम्लीय वर्षा जब ही होगा जब हमारे जीवाश्म ईंधन को हम जलाते हैं और वायुमंडल में कार्बन पहुंच जाए, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाए, नाइट्रोजन जैसी गैसें पहुंच जाएं या सल्फर डाइऑक्साइड पहुंच जाए। इन सभी के ऑक्साइड्स अगर पहुंचेंगे तो हमारी अम्लीय वर्षा होती ही होती है। यही हमारा रीज़न है। हम इसको आप कई केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम यहाँ पर इसको ज़्यादातर सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हम जो भी चीज़ जलाते हैं, जीवाश्म ईंधनों की बात नहीं, मतलब पेट्रोल डीजल जो भी हम जलाते हैं, मिट्टी तेल, ये सारे के सारे क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इनको जलाने से हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, मतलब कार्बन के ऑक्साइड मिलेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलेंगे, सल्फर के ऑक्साइड मिलेंगे और ये सारे के सारे वायु में जाकर के ऊपर चले जाते हैं वायुमंडल में और वहाँ पर जाकर के क्या करते हैं, ये बारिश के साथ में गिरते हैं, उन्हीं को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका कि
जीवाश्म ईंधनों को जलाने से जो ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं उन्हीं की वजह से जो है हमारा अम्लीय वर्षा होता है। अगला जो है खंड ख, इसमें नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। असत्य कथन, ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन पूछा है इसमें, असत्य कथन हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए असत्य कथन क्या होगा और क्या नहीं होगा, वही चीज हमें बताना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और कुछ भी आपसे पूछा नहीं है। ऑक्सीजन का अगर हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है ना वो हट रहा है, ऑक्सीजन या तो घटे या फिर हाइड्रोजन है जो बढ़े, किसी भी चीज में अगर ऑक्सीजन को घटा रहे हैं और हाइड्रोजन को बढ़ा रहे हैं तब हमारा जो है ऑक्सीडेशन यानी अपचयन होगा। तो शीशे में तो ऑक्सीजन जो आपका घट रहा है लेकिन यहाँ पे तो आपका हाइड्रोजन बढ़ नहीं रहा है, तो ये शीशा अपचयित हो रहा है, ये कथन बिल्कुल गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसमें मैंने बताया कि ऑक्सीजन एक मतलब जो है ऑक्सीजन क्या हो घटे और हाइड्रोजन क्या हो बढ़े। ठीक है, तो आपका रिडक्शन होता है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। दोनों चीजें एक ही चीज है। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी इसी कारण होता है और रिडक्शन भी इसी कारण होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है क्या, तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इसमें क्या है आपका, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है, तो ये भी कथन आपका गलत हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि कथन 1 और 2 जो है ये असत्य है, तो ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, असत्य वचन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वें क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोल रहा है आपसे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपको सभी को पता है CaOCl2 होता है, इसको याद करिएगा ढंग से कि विरंजक चूर्ण को हम CaCl2 से डिनोट करते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अधातु है, तो अधातु की बात कर रहा है, तो देखिए अधातु कौन सी चीजें होती हैं और कौन सी नहीं होती है, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, एक बार आपको क्या है एग्जाम में पूछे भी ना, कुछ भी चेंज करेगा तो आपको पता होना चाहिए। देखिए आपका हीलियम, ठीक है, और उसके अलावा जो है एक नियोन है Ne है, ठीक है, और साथ ही साथ एक आर्गन है Ar है। ये सारे के सारे क्या हैं, उत्कृष्ट गैसेस बोलते हैं इनको, नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, इनका जो परमाणु संख्या हीलियम का 2 होता है, नियोन का आपका 10 होता है और आर्गन का 18 होता है परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और यहाँ पे अधातु की बात हो रही है, मैं सारी चीज़ें इसके साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। और जो यहाँ पे धातुएं जो दे रखी हैं, धातुओं में क्या क्या होता है, तो धातु में देखो सोडियम होता है जी, ठीक है, उसके अलावा जो मैग्नीशियम है Mg होता है, उसके अलावा एल्युमिनियम ये भी धातु होता है, ठीक है, और पोटेशियम ये भी धातु होता है, साथ ही साथ कैल्शियम ये भी धातु होता है। और इन सभी के परमाणु क्रमांक की बात करूँ तो इसका 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, ठीक है, और इसका पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, तो ये आपका परमाणु क्रमांक भी मैंने साथ साथ बता दिया। तो ये क्या हो गए, धातु हो गए, ये धातु हो गए। और ये जो मैंने आपको बताया ये क्या हो गया, उत्कृष्ट गैसेज हो गए, उत्कृष्ट गैस। ठीक है, ये उत्कृष्ट गैस हो गए, ये धातु हो गए। और अधातु की बात करूं, अधातु की बात करूं तो अधातु में क्या क्या आ जाता है, एक आपका जो है नाइट्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन अधातु कहलाता है, ऑक्सीजन जो है अधातु कहलाता है, फ्लोरीन F से डिनोट करते हैं, फ्लोरीन भी अधातु में आता है। और उसके अलावा जो है फोस्फोरस P से डिनोट करते हैं, ये भी अधातु में आता है, सल्फर S से डिनोट करते हैं, वो भी अधातु में आता है, और क्लोरीन Cl से डिनोट करते हैं, ये भी आपका अधातु में आता है। ये सारे के सारे अधातु में है। और इन अधातुओं के अगर हम बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक भी आप ध्यान करिएगा, जिसको परमाणु संख्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो इसका होता है 7, इसका होता है 8, इसका होता है 9, इसका होता है 15 और इसका होता है 16 और इसका होता है 17। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये काफ़ी चीज़ें मैंने आपको एक ही साथ एक ही प्रश्न में बता दी है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपको अब समझ में आ चुका होगा क्या अधातु है, अधातु कौन सा है, तो आप देखिए अधातु इसमें लिखा है, धातु इसमें लिखा है, उत्कृष्ट इसमें लिखा है, तो कौन सा है, F जो फ्लोरीन है ये अधातु है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी के मतलब आपका पोटेशियम, ये आपका धातु है, यहाँ पे देख रहे हो आप धातु है, ठीक है, एल्युमिनियम भी आपका धातु है और सोडियम भी आपका धातु है। ठीक है, मैग्नीशियम भी होता तो मैग्नीशियम भी आपका धातु होता, तो आपको समझ में आ चुका होगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8, इसको तो आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ अगला जो प्रश्न है, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, इससे पहले वाला सेट था उसमें मैंने क्रियात्मक समूह आपको डिस्क्राइब किया था कि कैसे कैसे कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं। तो ब्यूटेनॉन जो होता है ना, इसमें क्रियात्मक समूह जो है आपका कौन सा होगा, कीटोन होगा। कीटोन में जो है हमारा क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, C के साथ में डबल बॉन्ड O होता है। और कीटोन अच्छा ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई पूछ ले तो आपसे, तो आपको ध्यान रखना है वो होता है CH3
ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 कर दीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड से कार्बन और फिर इसके साथ में CH3, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से आपका ऑक्सीजन जुड़ा होगा। तो ये होता है आपका ब्यूटानॉन। ब्यूटानॉन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला होता है। और आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ में जो है आपका CH3 देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और इधर R होगा और इधर R डैश होगा। इस तरह का समूह देखने को आपको मिलेगा, यानी कि R दोनों बराबर होंगे। देखो CH3 इधर भी है, CH3 इधर है और बीच में आपका यहाँ पे कार्बन समूह जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। अच्छा, विकर्ण संबंध के तत्व कौन से होते हैं, तो विकर्ण संबंध के तत्व समझ लीजिएगा। जो समूह होता है, समूह देखिए, समूह, सबसे पहले समूह समझिए। समूह जो है 1, 2, 13 और आपका एक और होता है 14, इसमें जो तत्व होते हैं वो विकर्ण समूह के तत्व होते हैं। और समूह के साथ साथ में जो है आपका आवर्त 2, ठीक है, आवर्त 2 और आवर्त, यहाँ पे आवर्त 2 और आवर्त 3 के समूह के तत्व, आवर्त 3 के जो कंपोनेंट होते हैं, ये आपके विकर्ण संबंध दिखाते हैं। अब देखिएगा, समूह 1, 2 और 13 और 14 में आवर्त 2 में कौन सा आता है, आवर्त 2 में आपका आएगा लिथियम, ठीक है, बेरिलियम Be जिसको बोलते हैं। 13वें में आता है आपका बी और इसमें 14वें में आता है आपका कार्बन, ठीक है। और आवर्त 3 में जो है वो कौन कौन सा आता है, तो इसमें आता है सोडियम और इसके अलावा सोडियम, और समूह 2 में आवर्त 3 में जो आएगा वो आता है मैग्नीशियम, और समूह 13 में और आवर्त 3 में जो आता है वो आता है आपका एल्युमिनियम और आता है सिलिकॉन, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। और जो विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, विकर्ण संबंध जो दर्शाते हैं वो किस तरह से मिलते हैं, इस तरह से टेढ़े मिलते हैं, इस तरह से मिलेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए विकर्ण संबंध में यहाँ पर कौन सा किससे मैच हो रहा है। पहला क्वेश्चन है लिथियम और बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम। देखिए लिथियम तो यहाँ पर है और बेरिलियम इसी में है, तो ये तो आपस में आवर्त नहीं बता रहे, क्योंकि मैंने जो क्रॉस करा है यही आपका विकर्ण संबंध बताते हैं। तो लिथियम मैग्नीशियम बताएगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम बताएगा, या फिर आपका सिलिकॉन के साथ बताएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही है, तो लिथियम के साथ मैग्नीशियम है, लिथियम मैग्नीशियम का ऑप्शन है क्या, तो लिथियम मैग्नीशियम, ये हमारा जो है विकर्ण संबंध दर्शाएगा। इस चीज टेबल को ध्यान रखना, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप इससे कर सकते हो। विकर्ण संबंध जो है ये तीर वाले जो है कंपोनेंट आपस में दर्शाते हैं, उसके अलावा कोई नहीं दर्शाता, ध्यान रखना, ये चीज़ आपको समझ लेना है। विकर्ण संबंध का मतलब होता है जो इसके गुण होते हैं, जो इसमें जो गुण होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जो इसके गुण होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, और जो इसके गुण होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। विकर्ण संबंध का है आपस में एक दूसरे के गुण जो है समान होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है जठर रस स्त्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जठर रस जो है ना सारी की सारी उपस्थित होती है हमारे कहाँ, आमाशय के दीवारों में। तो यहाँ पे ऑप्शन ही आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जठर रस जो है ये आमाशय के दीवारों में होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से, पेप्सिन है, ये आपका स्त्राव होता है, ये जठर रस है। HCl है, ये भी आपका क्या है, जठर रस है, जो हमारे खाने को सड़ाने से या सड़ने से बचाता है, और जो वहाँ पे जीवाणु होते हैं ना, जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनको मार देता है, जो हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, और खाने को सड़ने नहीं देता, ठीक है। इसके बाद जो है 15वां क्वेश्चन, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो द्वार कोशिकाएं जो है रंध्रों में पाई जाती हैं। रंध्र क्या होते हैं, रंध्र जैसे हमारा मुंह है ना, हमारा मुंह जिस तरह से काम करता है सांस लेने के लिए और खाना खाने के लिए, तो इस तरह से रंध्रों द्वारा जो है ना, ये हमारे जितने भी द्वार कोशिकाएं हैं ये पेड़ पौधों में पाई जाती हैं, और ये रंध्रों में जो है पाई जाती हैं। साथ ही साथ रंध्र किस में काम करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, ये श्वास लेने में, वाष्प करने में, जल को प्राप्त करने में, वायु को प्राप्त करने में ये सहायक होते हैं। तो रंध्रों में जो है आपकी द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि पौधों में पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम गार्ड सेल भी बोलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क का अग्र भाग होता है ना, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। तो अग्र जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, यहाँ पे मस्तिष्क हो गया, तो अग्र जो मस्तिष्क होता है इसका पश्य भाग यानी कि पिछला भाग, इसका पश्य भाग जो होता है ना, वहां पर जो है आपका ताप नियंत्रण होता है। और वहां पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है मस्तिष्क के अग्र भाग में, आगे वाले हिस्से में। और आगे वाले हिस्से, जो आगे वाला हिस्सा है उसके पिछले हिस्से में, पश्य भाग में जो है हाइपोथैलेमस जो होता है वो जो हमारा ताप को नियंत्रण करता है। और प्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये हमारे क्या करती है, ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ठीक है। और जो है आपका डायनीसिफुलान जो है ना, डायसीफुलान, ये क्या, इसमें जो है आपका एपिडर्मिस भी होता है, थैलेमस भी होता है, और
हाइपोथैलेमस भी होता है। इसमें तीनों चीज़ होती हैं, तो लेकिन ये ताप का नियंत्रण नहीं करता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, उद्विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है? उद्विकास की दृष्टि से जो हमारी मानव से समानता है, मानव से समानता है। ठीक है, किससे समानता है? मानव से। अब देखिए, चिंपैंजी मानव नहीं है, जीवाणु हमारा मानव नहीं है, मकड़ी हमारा मानव नहीं है, चीन के विद्यार्थी तो मानव तो हैं। ठीक है, मानव है ना ये, तो हमारे पे यही आंसर हो जाएगा। चीन के विद्यार्थी हो या फिर जापानी मछुआरे हो, ऑप्शन चेंज कर देता है कभी कभी, यहाँ पे जापानी मछुआरे देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। विकास की दृष्टि से ध्यान रखना, विकास की दृष्टि से हमारा जो अधिक समानता है वो मानव से है। ठीक है, किससे है? मानव से। और मानव कौन होते हैं? विद्यार्थी तो मानव ही होगा ना भाई, चिंपैंजी थोड़ी मानव होता है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा गया है, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, तो जो भी आपने डीएनए तंतु आपने देखा है कि नहीं देखा है डीएनए तंतु, तो डीएनए तंतु जो है ना इस तरह से होते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा, ये आपस में इस तरह से बनाते हैं, और जो है ना ये आपस में इस तरह से जुड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से सिनेप, और जो बीच में यहाँ पे जुड़ता है ना, ये हमारा कौन सा बंध होता है? ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, हर जगह पे ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो होता है ये हाइड्रोजन बंध, यहाँ पर भी जो होता है ये हाइड्रोजन बंध। ठीक है, सारे हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किसके लिए दिया जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। ये सारे सेट्स जरूर पढ़ लेना, BA, BB, BC, BD, BE और BF। अगर आपको 100% परिणाम चाहिए तो इसकी गारंटी तो मैं ले रहा हूँ, मैंने जैसे मैथ में लिया था इसमें भी ले रहा हूँ। आपको पढ़ना पड़ेगा सारा सेट। अगर आप अभी भी समय अपना वेस्ट कर रहे हैं, फालतू में इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या होगी। जब आपको एग्जाम हो जाएगा तो ही पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का मतलब है एक दूसरा खा जाए, दूसरा तीसरा खा जाए, तीसरा चौथा खा जाए। घास को गेहूं नहीं खाता, गेहूं को आम नहीं खाता, ये गलत हो गया। बकरी को गाय नहीं खाती और गाय को हाथी नहीं खाता, ये भी गलत हो गया। घास को बकरी खाती है और बकरी को आदमी बिल्कुल मटन खाता है भाई, तो ये सही हो गया। ठीक है, और घास को मछली नहीं खाती और मछली को बकरी नहीं खाती, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या बोल रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? यह क्या ये वास्तविक होगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले हमको जो चीज दी गई है उसको ले लेते हैं, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। देखिए, अवतल दर्पण जो भी हो, हमारा अवतल दर्पण इस तरह से होता है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, इस तरफ की दूरी नेगेटिव और इस तरह की दूरी पॉजिटिव लेते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर जो है इसने बोला अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस है यानी कि हमारे पास एफ जो है वो इस तरफ आएगा, एफ का मतलब है माइनस में आ जाएगा, तो एफ जो है मेरा क्या होगा? -5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरा जो है इसने इसके सामने जो है, इसी के सामने कहीं जो है कोई वस्तु रखी होगी 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है कोई वस्तु रखी है। फोकस दूरी कितनी? 5 सेंटीमीटर, और वस्तु जो है वो 10 सेंटीमीटर पर रखी है। क्या है आपका? कोई वस्तु है। तो वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी कि ये जो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखा है ये यू दे रखा है, और इधर कैसे डिस्टेंस होती है? माइनस की। तो यू बराबर क्या हो गया? माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, हमारे को जो है क्या दिखाना है यहाँ पे देखिएगा, क्या रखा गया? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब मतलब वी पूछ रहा है, वी कहाँ बनेगा? तो हमारे को पता है कि दर्पण सूत्र जो है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u होता है। हम मान रख लेते हैं 1/-5। ठीक है, बराबर 1/v तो मेरे को निकालना है, और प्लस में 1/-10 है, 1/-10 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जो है आप देखोगे, इसको सब सॉल्व करोगे तो इस 1/v को इधर रखो और इसको उधर ले जाओगे, तो ये 1/-5 तो पहले से ही था, और ये जो आप देख रहे हैं माइनस का 10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस का 1/10 हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा 1/v के। ठीक है ना, यहाँ से उधर ले गया। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस का जब 1/10 हो गया, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या? 10 ही आएगा, और 10 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, ये 1/v के बराबर हो गया। तो यहाँ से v का मान निकालेंगे तो v बराबर जो है आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है। ध्यान दीजिएगा, माइनस का 2 है और प्लस का 1 है। इसका मतलब क्या है कि माइनस का चिन्ह आएगा और माइनस का 1/10 हो जाएगा, 1/v। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा? v बराबर क्या हो जाएगा? -10। यानी कि जो हमारे पास जो वस्तु
आपका बिंब बन रहा है वो इसी साइड बन रहा है, माइनस में आया ना, तो माइनस में, माइनस का चिन्ह इधर है, तो माइनस में हमारा वस्तु जो है लेंस आपके दर्पण के सामने ही ये बनेगा। चित्र कहाँ बन रहा है? दर्पण के सामने ही बन रहा है। अब प्रतिबिंब की स्थिति हम देख लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हम क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। तो m निकाल लीजिए। तो m बराबर क्या होता है? आप सभी को पता है कि माइनस वी बटे यू होता है। m बराबर क्या हो जाएगा? m माइनस वी कितना है आपका 10, और वो भी ये पहले से माइनस है और यहाँ पे माइनस तो लगा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे, माइनस का 10 बटे में देखिए आपको क्या बोला है? यू देखिए माइनस का 10 है, तो ये भी माइनस का 10, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे माइनस बचा हुआ है, तो m बराबर क्या हो गया? माइनस का 1 आया। अब जब ये माइनस का 1 आया तो इसका मतलब क्या हो गया? यही चीज़ है, माइनस का मतलब होता है कि ये जो है आपका नीचे की तरफ, यहाँ पे ऊपर ऊपर अगर बनता इमेज तो प्लस होता और नीचे बनता है तो माइनस होता, तो माइनस आ गया तो इसका मतलब नीचे बना है, और नीचे बना है यानी कि उल्टा बना है। ये इस तरह से बनता है ऑब्जेक्ट, आपको पता ही है, आपने पढ़ा है इस चीज़ को। तो m जो है -1 आया, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा बना है। और जब भी आपका उल्टा बनेगा तो कैसा होता है? ये वास्तविक होता है, रियल होता है। रियल होता है तो इन्वर्टेड होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, और ये चीज आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या बताया आपने? क्या ये वास्तविक होगा? तो हाँ, ये वास्तविक होगा क्योंकि ये उल्टा बना है, और उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। यही तो हमें बताना था। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये भी मैंने बता दिया, दर्पण के सामने। कहाँ पर बनेगा? दर्पण के सामने, सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी पर। ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी निकाला b कितना निकाला था? -10, तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है, और माइनस का निकला है तो दर्पण के सामने बन रहा है। दर्पण का सामने कौन सा हिस्सा है? ये वाला। ठीक है, दर्पण का पीछे का हिस्सा कौन सा है? ये वाला। तो अगर प्लस में आंसर आता तो दर्पण के पीछे बोलते थे, माइनस का आंसर आया इसलिए हम दर्पण के सामने बोल रहे हैं। तो ये आपका आंसर हो चुका है। अब आते हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन समझाना है, ये कर लोगे आप। परिपथ में आपको जो है क्या क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये परिपथ देख रहे हो आप, इसमें आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है? परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I निकालना है। इसमें तुल्य प्रतिरोध यानी कि R निकालना है, I निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है? A और B के बीच विभवांतर निकालना है। तो ये सब चीज़ें हम निकाल लेते हैं, और जो है यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें मिटा लेते हैं ताकि हमारे पास जो भी है समस्या सही हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे को V दे रखा है। ठीक है, V दे रखा है, और सबसे पहले देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पर A और B के मध्य जो है ना, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? समानांतर में, आमने मतलब अगल बगल में जुड़े हुए हैं ना, अगल बगल में जुड़े हो तो समानांतर। देखो, अगर इस तरह से जुड़ा हो या इस तरह से जुड़ा हो तो ये सारे क्या होते हैं? ये श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी हो जाएगा। अगर आपका इस तरह से जुड़ा हो, ठीक है, तो ये आपके समानांतर होते हैं, ये होता है समांतर। या फिर इस तरह से जुड़ा हो, ठीक है, ऊपर एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के बगल में लाइन से जुड़े हो तो श्रेणी क्रम होगा, जिसको हम सीरीज बोलते हैं। और अगर हमारे अगल बगल में जुड़ा हो या ऊपर नीचे जुड़ा हो, समांतर होंगे, यानी कि हमारा पैरेलल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, ये देखो अगल बगल में जुड़े हुए हैं तो ये समांतर है। समांतर है तो मान लेती ये कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध है, इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध मैं मान लेता हूँ कि ये R1 होगा। इसका तुल्य प्रतिरोध जो निकालूंगा मैं मानता हूँ कि ये R2 होगा। ठीक है, तो अब हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो पहले R1 का निकाल लेते हैं। तो 1 में R1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस में 1/40। मैंने बताया सभी का 1/, होता है समांतर में, तो आपको सब कुछ सिखा ही रखा है। तो 1/10 और 1/40 जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10 और 1/40। जब इसको हम आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/40 आ जाएगा। 40 का मतलब 10 से भाग देंगे तो 4 4 4, ये और एक ये 5, तो 5/40 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 5/40 आ जाएगा, और 5 एकम 5, 5/40, 1/8 आ जाएगा। 1/8 ओम जो है 1/R आया। तो R1 क्या आ जाएगा? R1 की बात हो जाएगी तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 8 ओम। ठीक है, R1 का मान मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, आपके सामने सूत्र रखा है, निकालिए। अब R2 निकालते हैं। R2 इसको माना है तो R2 में 1/30, 1/20 और 1/60। तो R2 1/R2 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा आपका 60, तो 60 तो बटे में आ गया। उसके अलावा क्या हो जाएगा? ऊपर वाला कितना हो जाएगा? ये 3
और 2 5 और 1 6, 6/60 यानी कि 6 कम 6 और 6 दिए 60, 1/10 यानी कि R1 अपन में R2 बटे में एक R2 1 अपन में R2 बराबर 1/10 यानी कि R2 का जो मान आया वो आ गया हमारे पास 10 ओम। ठीक है ना, तो R2 का मान कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन के हिसाब से एक तो आपका R2 का मान ये आया और एक R1 का मान ये आया। ठीक है, R1 का मान आया, R2 का मान आया। अगर हम सर्किट दोबारा बनाएं तो ये सर्किट कैसा बनता, अब देखिए ध्यान से, ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। इस वाले को मैंने माना था R2, तो यहाँ पे हम लिख दें R2। ठीक है, R2 जो है इस तरह से मान लीजिए ये R2 है, इसका हमने मान निकाल लिया और इधर जो था इन सभी को हमने सॉल्व कर दिया। तो इधर तो बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है और बीच में यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और ऐसे, तो ये 12 वोल्ट लगा हुआ है और ये जो हमने निकाला था ये R1 था। ठीक है, R1 का मान कितना है, 8 ओम, तो हमने यहाँ 8 ओम लिख दिया और ये R2 का मान कितना निकाला, 10 ओम, तो ये 10 ओम हो गया। और मैंने बताया अब ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा है श्रेणी क्रम में। श्रेणी का मतलब होता है डायरेक्ट प्लस करना, R1 प्लस में R2, तो R1 प्लस में R2 बराबर जो मान लो R, समतुल्य प्रतिरोध हमने R मान लिया। तो R1 कितना है, तो आपका R1 है 8 प्लस में ये 10 बराबर R, तो R का मान कितना आ गया, R आ गया 18 ओम। ठीक है, तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का आंसर था जो कि तुल्य प्रतिरोध कितना है, 18 ओम आया। आर का मान हमने निकाल दिया, सब सारे रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया हमने, एक ही आर माना जो कि लास्ट में निकाला जो कि 18 ओम आया। तो हमारे पास 18 ओम आया। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, धारा का मान निकालना है। तो धारा जो होता है V अपॉन वोल्टेज अपॉन में, मैंने आपको बताया ये सूत्र, पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो सभी को पता चल चुका होगा कि धारा का मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर धारा का मान निकाल लीजिए। धारा जो होती है, क्योंकि धारा निकालना है तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R होता है। ठीक है, I धारा होती है, ये धारा है, धारा निकालनी है तो I धारा होती है, V अपॉन में R होता है। V कितना है, तो V अभी अभी आपने देखा वोल्ट कितना दिया है क्वेश्चन में, 12 वोल्ट दिया है, तो V का मान हम 12 रखते हैं, बटे में R मैंने निकाला था अभी, R कितना है आपका 18 है, तो 18 कर दीजिए इसके बटे में, तो यहाँ पे काट दीजिए, ये आपका कट जाएगा 3 से, 2 से भी कट जाएगा, फिर 2 से फिर दोबारा का, 3 से 3 चौक 12 और 3 छिंग 18। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 3/2 जो है इसका आ गया हमारे पास में क्या, सॉरी 2/3 जो है ये आ गया आई का मान, आई बराबर आ गया 2/3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना चाहो तो और भी कर सकते हो, बाकी तो मैं कहूँगा कि हो गया। बाकी और सॉल्व करना चाहो तो इसको डॉट 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 करके जो है डिवाइड करके लिख सकते हो कि कितना आएगा। मैं तो कहूँगा इतना ही छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका, आई का मान निकाल लिया। ए और बी बिंदुओं के बीच में विभवांतर, आपका जो ए और बी है ना ये वाले, इसके बीच के विभवांतर की बात कर रहा है, ए और बी के बीच में विभवांतर, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा थर्ड जो है, हमारे को आंसर निकालना है, ए और बी के बीच में विभवांतर निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है ये R1 है तो हम मानते हैं विभवांतर जो है B1 होगा। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर जो होता है हमारा वो होता है आपका, ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो होता है आपका R इंटू, ठीक है, R इंटू क्या होगा, I। ठीक है ना, R इंटू आई ये हमारा फॉर्मूला होता है विभवांतर निकालने का। मैंने आपको बताया था, पिछला वीडियो देखा होगा तो सबको पता चल चुका होगा ये सूत्र कैसे कैसे आ रहे हैं। तो V बराबर जो है R कितना है इसका, इसका R, ये R1 कितना है इसका, तो अभी अभी निकाला था 8 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 8। आई हमने निकाला था, आई कितना है इसका, देखिए आई निकाला था जो हमने 2/3, तो यहाँ पर 2/3 कर दीजिए। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो 8 दूनी 16/3 वोल्ट जो है ये विभवांतर आ गया। तो V1 का मान कितना है, 16/3 विभवांतर जो है इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे को तीनों चीज़ें निकालती, यही हमारा आंसर था। आगे देख लेते हैं, और कोई न्यूमेरिकल है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। विद्युत जनित्र का कार्य सिद्धांत और इसकी सहायता से कार्य विधि सारा मैंने करा रखा है। अगर आपने इससे पहले वाले सेट दिए हैं तो सभी में मैंने बड़े क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर गलती कर रहे हैं, उनको जरूर देख लीजिए। सारे सेट देखिएगा, जिसको 100% रिजल्ट आना है वो सारे देखें, बाकी जिसको कम थोड़ा बहुत चल जाएगा, पास हो जाऊँ तो बच जाऊँगा, तो फिर वही बंदे, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक आधा सेट देखो, पास हो जाओ तो अच्छी बात है। ठीक है,
चलिए कोई नहीं। अब हम आगे एक चीज और फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जा सकती है, ये तो आपको थ्योरेटिकल पूछ लिया। और एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान जो है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है ई बराबर हम देते हैं 1.6 इंटू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है हमारे को दिया गया है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻, आवेश, ठीक है, आवेश दे रखा है। द्रव्यमान की बात करें तो वो तो हम एम ई लिखेंगे ना, सॉरी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब मास, मास को हम इंग्लिश में मास बोलते हैं और हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो दे रखा है हमारे को कितना, वो दे रखा है हमारे को मास कितना दे रखा है, द्रव्यमान 9 गुणा में 10 की घात माइनस ये। तो हमारे को ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसको सही कर लें। कहीं भी हम मान गलत रखेंगे ना सब कुछ गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हम करते हैं वापस सही। यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है, ये द्रव्यमान दिया गया है। आवेश जो दिया गया है, आवेश को हम बोलते हैं क्यू से डिनोट करते हैं आवेश को, ठीक है। तो आवेश जो हमारे को दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो आवेश जो है इतना कूलाम है। तो क्यू हमारे को दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और यहाँ पे एक्स अक्ष के समांतर 3 इंटू 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति करता हुआ जा रहा है। और जिसमें बी भी आपको दे रखा है, बी का मान कितना दे रखा है, बी वेबर है, वेबर पर मीटर होता है, तो ये 0.3 जो है दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है। चलिए अब हमारे को बी दे रखा है, हमने निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन का जो है वेलोसिटी, गति दे रखा है ना, समांतर मीटर से वेग, वेग दे रखा है, वेग कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁻6। तो ये भी हम निकाल लेंगे, वी लिख लेते हैं। वी बराबर हमारे को दे रखा है वेग 3 गुणा में 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये वेग दे रखा है, तो ये हमारा द्रव्यमान है, ये आवेश है, ठीक है। और ये जो है आपका तीव्रता है किसकी, चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये दे रखी है, और जो है यहाँ पर वेग जो दे रखा है वो ये दे रखा है। अब क्वेश्चन में चारों चीजें देख सकते हैं कि द्रव्यमान जो है हमारा ये है, पहली कंडीशन, ठीक है। पहली चीज जो है द्रव्यमान दे रखी है, तो द्रव्यमान हमने लिख दिया। दूसरी चीज हमारे को दे रखा आवेश, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, ये रहा आवेश। उसके बाद हमारे को दे रखा समानांतर जो है, ये x अक्ष के समानांतर है, 3 गुणा में 6 की घात 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग। तो वेग हमारे को दे रखा है, तो 3 गुणा 10 की घात 6 जो है मीटर प्रति सेकंड वेग दे दिया। और साथ ही साथ इसने दिया समांतर कार्यरत बल जो है, चुंबकीय क्षेत्र में कार्यरत बल जो है B हमारे को दे रखा है, वो दे रखा है 0.3, और वो भी वेबर पर मीटर, तो यहाँ पे WB मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे को चारों चीजें दे रखी हैं। अब हमारे को सीधे सीधे फॉर्मूले डालना है, फॉर्मूले के हिसाब से आंसर निकालना है। फोर्स जो होता है ना, जब हमारे को द्रव्यमान दिया हो, आवेश दिया हो, बी दिया हो और वी दिया हो, अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर हमारे पास। अब फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है उसको ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिए। जो हमारे पास एफ का फॉर्मूला बनेगा, एफ बराबर होता है, वो होता है क्यू इंटू वी इंटू बी, और यहाँ पे होता है साइन थीटा, ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा, जब साइन थीटा का मान जो है 90 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो एफ का मान जब 90 हो, यहाँ पे थीटा का मान अगर हमारे पास थीटा बराबर अगर 90 डिग्री रखते हैं तो हमारे पास क्यू वी बी बचता है, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। चलो इतना समझ में आ गया। तो हमारे को पहले तो फोर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि समांतर है और समानांतर है, ध्यान दीजिएगा। एक तो समानांतर है, समानांतर का निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है इसके बाद में आपको ध्यान देना है, हर चीज को निकालना है हमारे को। इलेक्ट्रॉन पर, अब यहाँ पे ये कुछ भी नहीं बोला इसने, यहाँ पे तो सब कुछ बोला। इलेक्ट्रॉन का कार्य करने वाला बल, बल निकालना है, त्वरण निकालना है, और बल का जो है दिशा वो भी बतानी है। तो सबसे पहले आप चुंबकीय क्षेत्र पर प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल जो मैंने बताया कि क्या होगा, ये आपका कैसा हो जाएगा, समानांतर, जेड अक्ष के समानांतर है। और ये जो एक्स वाई जेड है ना, ये सारे के सारे, एक्स ये है, वाई ये है और जेड इस तरह से, ये सारे के सारे आपस में क्या बनाते हैं, ये 90 डिग्री का बनाते हैं कोण, सभी जगह पे 90 डिग्री का बनता है। तो एफ का मान हम निकालेंगे, तो एफ बराबर क्यू इंटू वी इंटू बी। तो क्यू का मान कितना है, क्यू है 1.6, तो 1.6 गुणा में, अब इसके सभी का मान लिख लीजिए, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुणा में आपका है 3 गुणा में 10 की घात 6 गुणा में, और क्या है आपका 0.3 है ना, तो यहाँ पे 10 की घात 6 है ना, और जो है गुणा कर दीजिए 0.3, ठीक है। अब इसको जब हम गुणा करेंगे, देखो ये 6 प्लस का है, ये माइनस का है,
तो माइनस का जो घात होती है माइनस की और प्लस की, ये आपस में क्या होते हैं, हट जाते हैं, यानी कि ये माइनस वाला है प्लस वाला है, तो माइनस में से प्लस वाला चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 6 गया, तो यहाँ पे बचेगा 13। और इसको गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 1.44 इंटू 10 की घात -13, क्योंकि हमने इस घात को इसमें से हटा दिया है। ठीक है, इस 19 में से हटा दिया, तो यहाँ पे माइनस का ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस जानते हो आप हट जाते हैं। और यहाँ पे 1.6 इंटू 0.3 करोगे तो 1.44 आ जाएगा, और इंटू में आ जाएगा आपके पास में, अच्छा यहाँ पे 3 भी है ना, 3 को भी मल्टीप्लाई कर लेना साथ में, तो 16 32 16 3 48 तो ये हो गया, और 0.3 से इसको करोगे तो 144 आएगा। तो अब फिर उसके बाद में पॉइंटों का हिसाब लगा लेना, गुणा करके देखना, 144 इंटू 10⁻13 जो है इसका आंसर आ जाएगा। और ये भी फोर्स है, तो फोर्स जो है न्यूटन में आ जाएगा। तो एफ तो हमने निकाल लिया। अगर हम एक्सेलरेशन, देखो बल निकाल लिया, अब हम त्वरण की बात करते हैं, जिसको त्वरण को हम बोलते हैं ए से। ए बराबर क्या होता है, तो ए का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स बटे में द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पर जो है बल बटे में द्रव्यमान जो है इसका वो होता है। तो ए कितना आ जाएगा, तो एफ कितना दिया हुआ है, तो एफ अभी हमने निकाला 1.44 और 10⁻13, ठीक है ना, यही निकाला ना एफ का मान। तो इस एफ के मान को यहाँ पे रख लीजिए, तो 1.44 इंटू 10⁻13 बटे में एम कितना दिया हुआ, एम दिया हुआ है 9 गुणा में -31। -31 को जब ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस का 31 हो जाएगा, और 9 जो है गुणा में इसको डिवाइड कर दो, तो 9 जब आपको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको बता देता हूँ, ये आ जाएगा आपको इसको डिवाइड करके देखना, यह आ जाएगा 0.158। और जब आप 31 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 31 हो जाएगा, ये माइनस का 13, और माइनस के 31 में से 13 हटाओगे तो 18 बचेगा, तो 10 की घात 18 इसके साथ में गुणा में। अगर मैं इस पॉइंट को इधर लाना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1.58। जब मैंने यहाँ पे लाया तो यहाँ से मैंने 10 इसका मतलब इसमें गुणा कर दिया, तभी जाके ये पॉइंट इधर आया होगा, तो यहाँ पे 10 की घात जो है 17 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन। और त्वरण जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये त्वरण निकाल दिया हमने। अब हमारे पास एक चीज़ और पूछी है इसने, उसको भी निकाल देते हैं। तो हमारे को पूछा है इसने बल की दिशा कैसी होगी। तो बल की दिशा देखिएगा, जब हम इसको निकालेंगे, आप फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करेंगे। बाएं हाथ का नियम अपने, अगर आपको उंगलियां अपनी सही करनी आती है तो लंबवत कीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के हिसाब से जो है बल की दिशा जो है अंदर की ओर आएगी, अंदर की ओर। ठीक है, तो बल की दिशा कैसी होगी, अंदर की ओर होगी। आप निकालोगे ना तो आपका जो अंगूठा और तर्जनी वगैरह जो बनेगा ना, तो इस तरह से बन जाएगा। मैं मानता हूँ कि सपोज करो ये आपका तर्जनी है, ये क्या है आपकी तर्जनी है, ठीक है, तर्जनी। और यहाँ पर जो हम बनाएंगे, यहाँ पे माध्यिका, इस तरह से मध्यिका उंगली बना लो, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका हो गया, और बीच में कहीं है ना अंगूठा होगा, ये आपका अंगूठा। अब यहाँ पर जो ये तर्जनी है जो है ना, ये क्या दिखाती है, ये आपके बी की दिशा दिखा रही है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और माध्यिका जो है दिखाएगी, ये क्या दिखाएगी, आपके वेलोसिटी यानी वेग की दिशा। और अंगूठा जो है ये किसका दिखाएगा, ये आपके बल की दिशा दिखाएगी, यानी कि फोर्स की दिशा। तो आप जब फोर्स देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। नीचे की ओर मतलब अंदर की ओर आता है। ठीक है, आप जब बनाओगे ना तो आपका उंगली बनाना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंदर की ओर आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो गया कंप्लीट। अब आते हैं, हम देखते हैं अगले प्रश्न में कोई न्यूमेरिकल है तो उसको भी सॉल्व कर देंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो इनके तो रासायनिक समीकरण आप लिख ही दोगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है, ये आप बता दोगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता, अच्छा ये तो मैंने न्यूमेरिकल भी कराया था यार, आप लोगों ने तो मेरे हिसाब से फोड़ दिया होगा। चलो कोई बात नहीं। देखिए पीएच निकालने का मैं दोबारा बताता हूँ, पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, -log H+ आयन होता है। ठीक है, ये हमारे पास पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है। और हम जानते हैं कि OH नेगेटिव आयन जो होता है, इसको हम जो है हमारे को दिया कितना है, OH का सांद्रता कितनी दे रखी है, 10 की घात 1 गुणा में 10 की घात -5 मोल प्रति लीटर दे रखी है। ठीक है, -1 प्रति लीटर दे रखी है OH की। ठीक है, और जो है हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर आपने सारे वीडियो देखे, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वीडियो नहीं देखा तो फिर आप मिस्टेक कर जाओगे। तो यहाँ पे OH माइनस का जो ये होता है ना, इसका होता है 1 गुणा में 10 की घात -14। ये बताया था मैंने, आपको याद है कि -14 होता है, -14 होता है। अब देखिए यहाँ से मुझे H+ निकालना है, क्योंकि pH क्या होता है, H+ का मान निकालना। तो यहाँ पे मैं H+ तो यहीं छोड़ देता हूँ,
ठीक है, H प्लस तो मुझे निकालना है, और ये होता है 1 गुणा में 10 की घात -14, और बटे में क्या आ जाएगा OH नेगेटिव आयन। ठीक है, OH कितना दे रखा है, OH का दे रखा है 10 की घात -5। तो यहाँ पे रखिए H प्लस बराबर 1 गुणा में 10 की घात -14 बटे में OH का मान कितना है, तो यहाँ पर हमारे को OH का मान जो दे रखा है, ये देखिए, ये रहा OH का मान, यानी कि क्वेश्चन में ये रहा OH का मान। यहाँ रखिए 1 गुणा में 10 की घात -5, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, 10 की घात 1 गुणा है तो 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि 10 की घात -14 गुणा में 10 की घात प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास निकलेगा 10 की घात 9। ठीक है, ये किसका निकला, H का मान निकला, H प्लस का मान। तो हम इस H प्लस का मान pH निकालने के लिए रखते थे, pH बराबर -log, ठीक है, H प्लस का मान हमने निकाल लिया जो कि है 10 की घात 9 है। ठीक है, 10 की घात कितना है, 9 है, और वो भी ध्यान रखना है आपको, वो भी कौन सा है, अच्छा वो माइनस का 9 है, सॉरी, क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस का 14 ज़्यादा है ना, तो माइनस का 14 था तो माइनस का 9 आएगा। अब देखिए हम जानते हैं जो घात है वो आगे लाते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा, तो pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का तो पहले से ही था और माइनस का 9 आ गया, लॉग आ गया, लॉग की हमेशा जो बेस होती है वो 10 होती है, और साथ में यहाँ 10 रह गया, इसका 10 ये वाला 10 रह गया, 10 की 10 जो होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, log 10 जो होता है इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर pH का मान जो है वो कितना आ गया, माइनस माइनस गुणा करोगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, और log 10 की घात जो है, log 10 और बेस 10 होता है तो इसका मान होता है 1। तो 1 जो है मैंने बता दिया कि 1 होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे, छोटी क्लासों में आपको समझाया होगा तो अच्छी बात है। तो pH बराबर हो जाएगा 9। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता था, 4 अंक के लिए बस इतना छोटा सा कैलकुलेशन करना, 9 अंक 9 जो है पीएच प्राप्त होता। तो यही हमारा सॉल्यूशन है, और इसके अलावा कुछ हमारे को करना नहीं था। इसके बाद है आपका आयुपेक नियम बताना है। तो पहला ये वाला क्वेश्चन है जिसका आयुपेक नियम बताना है, दूसरा क्वेश्चन ये है जिसका आयुपेक नियम बताना है, तीसरा क्वेश्चन ये है आयुपेक नियम बताना है, चौथा क्वेश्चन ये है आयुपेक नियम बताना है, पांचवा ये है, और छठा ये सारे के सारे प्रश्न के आयुपेक नियम बताओगे तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सातवां प्रश्न है ये। आठवें प्रश्न की बात करते हैं, अच्छा इसमें अथवा भी पूछा गया है, तो आवर्त सारणी के वर्गों एवं आवर्त सारणी के, देखो ध्यान से इसको, हमें जो वही जो करना है, आवर्त सारणी के वर्गों एवं आवर्तों के 4 मुख्य लक्षण क्या होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको बता देनी है, साथ ही साथ उपखंड आपका जो ग है, जो अंतिम पड़ाव आता है, जो कि आपका जीव विज्ञान से आएगा। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि आपको समझानी है। नेफ्रॉन का चित्र क्रियाविधि सहित समझाना है। मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र और जनन स्वास्थ्य पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। 2+2 4 नंबर का रहेगा, ये 4 अंक के प्रश्न है। और 11वां जो प्रश्न रहेगा इसमें अथवा ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें आपको भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण और परिवार नियोजन के उपाय बताने हैं, और साथ ही साथ जीवन की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं, नई प्रजातियों के उद्भव पर प्रकाश आपको डाल देना है। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र आपका समाप्त होता है। अगले प्रश्न पत्र में हम बात करेंगे BF जो कोड है उसका। उससे पहले मैंने आपको बता दिया, BA पढ़ लेना, BB पढ़ लेना, BC पढ़ लेना, BD पढ़ लेना, और BE मैंने अभी आपको करा दिया है, इसको पढ़ लेना। तो ये तो मैंने आपको दे दिए हैं, और ये वाला आने वाला है। अगर आप इन सबको पढ़ते हैं तो 100% परिणाम आप ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, देखते हैं क्या करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें।